हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जन के ई नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे। अपन बात कर रहे हैं आज बहुत ही बड़ी वैकेंसी का जो है अनाउंसमेंट हुआ है एम्स के द्वारा। एम्स ने अनाउंस किया है अपना सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे जारी हो गया है। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है। यहाँ पे इस वैकेंसी मतलब एवरी ईयर ये वैकेंसी जो है आपकी आती है, जिसके अंदर आपकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ पोस्ट जो है या फिर स्टाफ नर्स ग्रेड 1 जो है, ग्रेड 1 की जो पोस्ट है यहाँ पे अनाउंस की जाती है। तो बात करते हैं सीआरई के बारे में कि क्या-क्या आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कितनी पोस्ट आई है और क्या-क्या नोटिफिकेशन के अंदर जो यहाँ पे डाला गया है। सबसे पहले अगर बात करता हूँ कि नोटिस नंबर क्या है, तो ये 2025 का डेटेड है। 11/7/2025 को ये जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अपन स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि इंपॉर्टेंट डेट्स, ये इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है सर। सबसे पहले अगर बात करता हूँ कि क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, देखिए अभी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप जो है एम्स की साइट पे जाके और क्या कर सकते हैं, फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट डेट जो इन्होंने दी है दैट इज आपका 31 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं भाई, फॉर्म अप्लाई जो है आप कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो आपको केयरफुली यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है। डेट्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले करवाता हूँ डेट ऑफ अपलोडिंग द डिटेल एडवर्टाइजमेंट कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है आपका स्टार्ट हुआ था 11/7/2025 को, जो कि कब तक चलेगा 31 जुलाई 2025 तक चलेगा। ठीक है, आपको अपना जो स्टेटस है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा 7 अगस्त को 2025 को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। एडमिट कार्ड देखिए जो भी आपका एग्जाम स्कीम है उससे 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेट ऑफ सीबीटी क्या है। तो डेट ऑफ सीबीटी जो आपकी 26 अगस्त को जो है वो आपकी एग्जाम रहने वाली है। और ये टेंटेटिव डेट है भाई। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि ये चेंज हो सकती है। और अगर बात करता हूँ कि स्किल टेस्ट जो है आपके रिजल्ट के बाद में जो है अनाउंस किया जाएगा कि स्किल टेस्ट का डेट जो है आपका क्या रहने वाला है। तो ये कुछ था इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो एग्जाम आपका एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर दिखाया गया कि ऑल कैंडिडेट हु विश अप्लाई द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 ग्रुप बी एंड सी पोस्ट एज पर अपो रिक्वायरमेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि साइट कौन सी रहेगी सर। तो साइट रहेगी आपकी www.aimsexams.ac.in पे आप जाके और अपना एप्लीकेशन जो है फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सारा का सारा जो फॉर्म है वो सारा का सारा कैसा रहेगा भाई, ऑनलाइन मोड रहेगा। कैसा रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। और आपने जो है यहाँ पे दिया है कि ऑल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम। जो आप रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो अपने पास में साथ में रखनी है, अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट। जो आप पेमेंट करेंगे उसके प्रूफ के साथ में, and other records. Correction in registration will not be considered through any mode. जो करेक्शन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा थ्रू ईमेल लेटर। Hence, candidates are advised to fill the registration form carefully. No correction will be allowed after specified dates as per the procedure. करेक्शन का आप लोगों को यहाँ पे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को जो अपना फॉर्म है वो केयरफुली क्या करना है भाई, फिलअप जो है वहाँ पे करना है। जब भी आप डिटेल्स भरें तो बहुत ही केयरफुली आप लोग डिटेल्स भरें। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन क्या क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ओबीसी के लिए जो आपका 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। फिजिकली वीकर जो सेक्शन है उसके लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है आपका 3 इयर्स का क्या रहने वाला है यहाँ पे, एज रिलैक्सेशन जो है रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए ओनली। सेंटर अगर बात करता हूँ अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैज rendered not less than 3 years regular on continuous services as per the closing date of the receipt of online submission application, इनके लिए आपका 5 इयर्स रहने वाला है। ग्रुप सी के लिए जो है वो एज लिमिट जो है 40 इयर्स और 43 इयर्स जो यहाँ पे आपको दी गई है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलिड सर्टिफिकेट्स की। देखिए भाई पिछले कुछ दिनों में जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस हुई है वो यही हुई है कि आपके पास में फॉर्म भरने के बाद में सिलेक्शन हो जाता था और सिलेक्शन के बावजूद भी आप लोगों का जो कैंडिडेचर था वो क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। उसके पीछे रीजन क्या था कि आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट्स जो है वो यहाँ पे नहीं होते थे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करता हूँ कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इश्यू हुआ इनकम सर्टिफिकेट बेस्ड, जो कि कब का होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए 2024 से 2025 को। और ये इश्यू होना चाहिए इस डेट के बीच का, 1 अप्रैल 2025 से लेके
31 ऑफ जुलाई 2025 के बीच में आप लोगों का जो है ये प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। और वैलिड फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए ये क्या होना चाहिए भाई, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो इस डेट के बीच का जनरेट हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए। तो नॉन क्रिमिलेयर की अगर बात करता हूँ कि ये जो है 1 अप्रैल 2025 से लेके और 31 जुलाई, मतलब जो आपका इश्यू डेट है वो तो यहाँ पे जो है सेम ही रहने वाली है। साथ ही साथ में अगर बात करता हूँ कौन से फाइनेंशियल ईयर का वैलिड डेट होना चाहिए आपके पास में, 2025 से 2026 फाइनेंशियल ईयर का ही क्या होना चाहिए आपके पास में, वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आप लोगों के पास में ये चीज आपको जरूर चेक कर लेना कि आपका ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या क्या यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दी गई है। एनओसी, अगर आप कहीं पे अभी वर्किंग हैं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है, या फिर बात करता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आप अगर काम कर रहे हैं, तो आपको वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ऑब्टेन करना है। तो आप जो है अपने जो भी रेस्पेक्टिव जो भी इंस्टीट्यूट है उसके लिए लिख दें कि आप हमें क्या करवाएं भाई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करवाएं, और वो आपके पास में संभाल के अपने आप को रख लेना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करता हूँ तो देखिए ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले 3000 रुपीज, कितने रहने वाले भाई, 3000 रुपए। वहीं अगर बात करता हूँ SC/ST कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहने वाली आपकी 2400 रुपीज जो यहाँ पे रहने वाली है। और अगर बात करता हूँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई भी फॉर्म फीस अप्लीकेबल नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई भी जो फॉर्म फीस जो है वो यहाँ पे आप लोगों को पे नहीं करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर प्रोसेसिंग फीस जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इन सभी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे फीस को पे जो है आप लोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस वन रेमिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड, अगर आपने एप्लीकेशन फीस एक बार पे कर दी तो उसके बाद में आपको रिफंड नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टेंस में, किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और अगर आपका जो फीस पेमेंट जो है वो अगर क्लियर नहीं हुआ है, पेमेंट अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस के अंदर आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप लोगों को ये कंफर्म कर लेना है कि आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो क्या होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। डेट क्या रहने वाली है एग्जाम की, एग्जामिनेशन की डेट तो अभी आपको बता दी कि ये 25 और 26 अगस्त रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, सबसे पहली चीज तो कि ये कैसा रहेगा भाई, आपका ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है, जो कब होगा आपका 25 और 26 अगस्त को रहने वाला है। लेकिन फिर भी एम्स के पास में ये सारे के सारे राइट्स जो है वो रिजर्व रहते हैं कि वो एग्जामिनेशन की जो डेट है उसको क्या कर सकता है भाई, चेंज जो है वो कर सकता है। सेंटर्स की अगर बात करता हूँ तो ऑल मेजर स्टेट्स इंक्लूडिंग यूटी इन इंडिया, ठीक है, सब्जेक्ट टू रिसीविंग द सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एम्स रिजर्व। ये भी वही बात हो गई कि आपके जितने भी मेजर स्टेट्स हैं और आपकी जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे आपको क्या मिलेगा भाई, आपको सेंटर जो है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स रिजर्व द राइट ऑफ कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ वन और मोर ग्रुप इन ऑल ग्रुप्स इन केस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर लेस देन 500 और ए ग्रुप। अगर देखिए 500 से कम एप्लीकेशन अगर आए हैं तो हो सकता है कि आपके दो ग्रुप्स को मिला के एक एग्जाम जो है कंडक्ट करवा दी जाए। दैट इज कॉमन, जो कि पिछली बार भी हुआ था, आपने देखा होगा कि इवन दो नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ एंड जो अदर जो एप्लीकेंट्स था, ठीक है, जैसे कि आपका पीएचएन और एचआईवी हेल्थ इंस्ट्रक्टर, इन सभी का एक ही पेपर जो उन लोगों ने कंडक्ट करवा दिया था। तो ऐसा इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, लेकिन इसकी जानकारी जो आपको 10 दिन पहले साइट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एडमिट कार्ड जो है 3 दिन पहले आपको इशू किए जाएंगे, और एग्जामिनेशन जो सिटी है वो 7 डे बिफोर ऑफ द एग्जामिनेशन आपको अनाउंस जो है वो कर दी जाएगी, जो कि नॉर्मल चीज आजकल ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट आपको साइट दी हुई है कि कहाँ से आपको एग्जामिनेशन जो आपके कोलेटर्स है, या फिर बात करता हूँ एडमिट कार्ड जो है आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो आपकी जो लॉगिन डिटेल्स है वो फिल करके इस साइट से आप क्या कर सकते हो, अपने एडमिट कार्ड जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट on the day of examination center handed over to invigilator to mark your attendance in examination field failing to do है। वही बात है कि आपको जो है अपना एडमिट कार्ड जो है वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके जाना है, और वहां से इन्विजिलेटर से जरूर आपको क्या करवाना है, उस पर साइन करवाना है, और अपनी अटेंडेंस जो है वहां पे आप लोगों को मार्क करवानी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सीबीटी के अंदर सर क्या क्या रहेगा। सीबीटी के अंदर जो है आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले बात ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो आपको 90 मिनट्स रहेगा। कितना रहेगा रे, 90 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है।
जिसके अंदर 100 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कितने एमसीक्यूज होंगे? 100 एमसीक्यूज होंगे। ईच एमसीक्यू का जो मार्क होगा वो होगा 4 नंबर, यानी कि 4 के हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कितना रहने वाला है आपके? 400 मार्क्स का आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि इसके भी 2 सेक्शन कर दिए कि 20 एमसीक्यूज वो देखने को मिलेंगे जो किसके बेसिस पे होंगे? आपके जीके, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, और 80 जो क्वेश्चंस होंगे, 80 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। कैसे होंगे? आपके नर्सिंग से, या फिर जो भी आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बेसिस पे, जो भी आपकी डिग्री है उसके बेसिस पे आपकी रहने वाली है। ठीक है। रिलेटेड टू डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप, द सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल, आपको जो कंप्लीट नर्सिंग है वो पढ़ के जानी है, अल्टीमेटली इतनी ही बात है। नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पे जो स्पेसिफिकली इन्होंने अनाउंस करी है वो है कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन। 5 सेक्शन के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो डिवाइड होगा, यानी कि ईच सेक्शन के अंदर आपको 20 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, और इन 20 एमसीक्यूज के लिए आपको 18 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही आपका 18 मिनट्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, वो 20 क्वेश्चंस का जो ब्लॉक है वो आप लोगों के सामने से हट जाएगा। तो इस चीज की प्रैक्टिस आप लोगों को स्पेसिफिकली करनी है। ईच सेक्शन विल अपीयर ओनली 1 बाय 1 ड्यूरिंग 90 मिनट्स। एक ही बार आप उस सेक्शन को क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं। जब आपने ये सेक्शन ओपन कर लिया तो आपको कंप्लीटली इसको क्या करना है, आंसर करना है। दोबारा से ऐसा नहीं होगा कि आप उसके अंदर कुछ करेक्शन कर दें या फिर बैक जाके और आप क्या कर लें, उसमें कुछ करेक्शन जो आप लोग परफॉर्म करें। तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को अलाउड जो है यहाँ पे नहीं रहने वाला है। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज और दी है, यू विल बी अलाउड टू ओनली अटेम्प्ट क्वेश्चन इन करंटली एक्टिव सेक्शंस। हाँ, वही बात है कि भाई आपको जो करंटली एक्टिव सेक्शन है उसी के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। जंप नहीं कर सकते कि पहले इस सेक्शन का कर लो फिर उस सेक्शन का कर लो। तो ये आपके ऊपर कुछ बाउंडेशंस है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो बात ध्यान में रखने वाली है कि 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर आपको 100 एमसीक्यूज परफॉर्म करने हैं। 100 एमसीक्यूज के लिए आपको मार्क्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे 400, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ कि आपका जो पेपर है वो 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा। 5 सेक्शन के लिए आपको, ईच सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट्स का टाइम जो आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ में एक चीज और यहाँ पे जो आपको स्पेसिफिकली ध्यान में देनी है वो है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का एज सच अभी तक कोई अनाउंसमेंट जो है यहाँ पे नहीं किया गया है इस वाले नोटिफिकेशन में। तो आप जब एग्जाम देने जाए तो एग्जाम से पहले जो है इंस्ट्रक्शंस आप लोग जो है केयरफुली रीड कर ले कि वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग के लिए अनाउंसमेंट तो नहीं है। स्टिल आपके इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग के लिए अनाउंसमेंट जो है वो स्पेसिफिकली नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट का कौन कौन से तरीके की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ तो एएनएम की आपकी पोस्ट आई है कहाँ पे भाई, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के अंदर। एज लिमिट जो है इसकी ये रही आपकी 21 से 25 ईयर्स। ठीक है। अगर बात करता हूँ कि एएनएम सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन और फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर कोर्स और 12th वोकेशनल कोर्स जो है आपको यहाँ पे क्या करेगा, अलाउ करेगा इस वाले फॉर्म को फिलअप करने के लिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स बठिंडा के लिए आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर एज लिमिट जो आपकी 21 से 35 ईयर्स रहने वाली है। 3 ईयर्स का स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का 100 बेडेड हॉस्पिटल का आपको क्या चाहिए भाई, यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही साथ में आपको डिजायरेबल जो है वो बताया गया है कि कंप्यूटर स्किल्स आपके पास में क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। नेक्स्ट है एसएनओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स रायपुर ने अनाउंस किया है, जिसके अंदर एज लिमिट जो है 25 से 35 ईयर्स तक का है। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है इसके अंदर मिनिमम है 200 बेडेड हॉस्पिटल का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसएनओ इन रायबरेली एम्स। रायबरेली एम्स के लिए अगर बात करता हूँ तो एज लिमिट आपका 21 से 35 ईयर्स। यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन आपको दिया हुआ है कि वही आपका, अगर मैं बात करता हूँ कि 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आपको 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ में बीएससी नर्सिंग जो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, या फिर बीएससी विद जीएनएम जो आपके पास में पोस्ट डिप्लोमा, जो आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स पटना। एम्स पटना के लिए अगर बात करता हूँ तो वही 21 से 35 ईयर आपकी एज लिमिट रहने वाली है, और यहाँ पे भी कोई एडिशनल क्राइटेरिया जो है इन लोगों ने अनाउंस नहीं किया है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ स्टाफ नर्स ग्रेड 1 जो कहाँ पे है भाई, आपके एम्स गोरखपुर में। एम्स गोरखपुर के अंदर एज लिमिट वही आपका 21 से 35 ईयर्स। 3 इयर्स का स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का आपका क्या होना चाहिए भाई, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। मिनिमम कितना बताया इसने, 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। और साथ ही साथ में इन्होंने भी डिजायरेबल बोला कि जो इनके पास में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगी उन लोगों को जो है यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये था कि किस किस एम्स के अंदर अभी तक आपकी वैकेंसीज का अनाउंस हुआ है। तो कहाँ कहाँ पे हुआ है, एलएचएमसी के अंदर हुआ है, एम्स बठिंडा, एम्स रायपुर, एम्स रायबरेली, एम्स पटना एंड एम्स गोरखपुर ने अभी तक जो है अपनी वैकेंसीज को जो है यहाँ पे अनाउंस किया है। हो सकता है कि वैकेंसीज और भी बाकी जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आगे ऐड कर दें, अभी तक इन्हीं इंस्टीट्यूट के अंदर जो है अनाउंसमेंट हुआ है भाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पोस्ट किस तरीके से इन्होंने डिवाइड करी है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एएनएम। एएनएम जो एलएचएमसी के अंदर आई थी, इसके अंदर अनरिजर्व्ड की सिर्फ एक पोस्ट है, यानी कि एक ही एएनएम की आपके यहाँ पे पास में अवेलेबल पोस्ट है, ओनली वन। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स बठिंडा
तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, आपकी ओबीसी के लिए एक है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी भाई 2 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है यहाँ पे 2 है। एम्स के अंदर ही सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ओनली फीमेल, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ओनली फीमेल इन एम्स रायपुर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 13 पोस्ट हैं। वहीं अगर बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट हैं, एससी एसटी के लिए 2-2 पोस्ट हैं, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है भाई यहाँ पे 28 है। यहाँ पे एक्स जो आपके सर्विस जो है एक्स सर्विसमैन के लिए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 2 और 1 पोस्ट यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की, जिसके अंदर एम्स रायबरेली के अंदर अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 8 पोस्ट है यहाँ पे, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी का 1 है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है यहाँ पे 10 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है यहाँ पे 10 है। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की 2 पोस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर एक अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए और एक ओबीसी मेल, एक ओबीसी फीमेल की यहाँ पे पोस्ट जो है भाई रहने वाली है। एम्स पटना की बात करते हैं। एम्स पटना के अंदर जो है 16 पोस्ट है अनरिजर्व्ड की, 3 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, 9 पोस्ट है आपकी ओबीसी की, एसटी की 5 पोस्ट है, एसटी की यहाँ पे 2 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी 35 है, और 2-2 पोस्ट है यहाँ पे किसके लिए एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे देखिए अभी तक ऐसा कुछ 80-20 जैसा इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है कि यहाँ पे 80-20 है या नहीं है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को यहाँ पे इन्होंने टारगेट ना करके कम्युलेटिवली यहाँ पे अनाउंस की है, यानी कि ये जो पोस्ट रहने वाली है मेल और फीमेल के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली यहाँ पे रहने वाली है। जहां तक अभी तक का जो अनाउंसमेंट है वो यही है अभी तक, जो क्योंकि बाकियों में इन्होंने फीमेल जो है वो क्या कर दिया है अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टाफ नर्स ग्रेड 1 इन एम्स गोरखपुर। एम्स गोरखपुर के अंदर मैं बात करता हूँ कि अनरिजर्व्ड के लिए 7 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1-1 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट हैं, और एसटी के लिए कोई भी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है भाई 11। ये सिर्फ किसके लिए है फीमेल्स के लिए। एम्स गोरखपुर ने मेल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाली है वो अनरिजर्व्ड की कितनी पोस्ट है भाई 3 पोस्ट है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए पोस्ट अवेलेबल नहीं है। और अगर बात करता हूँ नंबर ऑफ पोस्ट कितना है यहाँ पे 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एम्स गोरखपुर में अगर बात करता हूँ तो कितनी हो गई भाई 14। एम्स गोरखपुर के अंदर 14 पोस्ट है, जिसके अंदर से जो आपकी 11 पोस्ट है वो तो किसके लिए फीमेल के लिए रिजर्व है, और 3 पोस्ट किसके लिए मेल के लिए पोस्ट जो आपकी रिजर्व यहाँ पे रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ कि टोटल पोस्ट कितनी है, तो अनरिजर्व्ड के लिए टोटल पोस्ट है आपकी 49 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी रहने वाली है ओनली 7 पोस्ट रहने वाली है। ओबीसी के लिए टोटल 20 पोस्ट है, एसटी के लिए 9 पोस्ट है, एसटी के लिए 5 पोस्ट है। और अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 90, यानी कि 90 एसएनओ की, यानी कि एक पोस्ट अगर निकाल दी जाए तो 89 वैकेंसीज है किसकी आपकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की टोटल 4 पोस्ट है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पे ओनली 5 पोस्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था कि पोस्ट का किस तरीके से अभी तक का जो क्लासिफिकेशन है कि कितनी पोस्ट कहाँ पे जनरेट हुई है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन को अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल आप लोग जो है बिल्कुल टेंशन फ्री होके और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाएं, और अपना फॉर्म जो है आप लोग क्या भरें केयरफुली भाई, सब चीजें पढ़ पढ़ के और अच्छे से फॉर्म भरें। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को विश यू गुड लक। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, बिल्कुल एक दिन